नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का जिला संभल, जहां पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, यानी भगवान विष्णु का आखिरी मनुष्य के रूप में अवतार होने वाला है। ये हमारी पौराणिक मान्यता है। इसकी चर्चा जो है आपको हमारे तमाम पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएगा। आजकल उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। चर्चा हो रही है अदालत के आदेश से हुए एक सर्वे के कारण, और राजनीतिक रूप से भी चर्चा हो रही है। मेरा मानना है कि संभल देश की राजनीति और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाला है। उसका परिवर्तन का केंद्र बिंदु संभल ही होगा। संभल से जो राजनीति उठेगी, संभल से जो सनातन संस्कृति की आवाज़ उठेगी, संभल से सनातन संस्कृति जो अंगड़ाई लेगी, वो उसका असर पूरे देश में होगा। और अभी पहले बात कर लेते हैं संभल में नया घटनाक्रम क्या हुआ है। पहली बात तो ये हुई है कि जो अदालत के आदेश से सर्वे हुआ था, सर्वे कमिश्नर ने उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। उसको सार्वजनिक नहीं किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सार्वजनिक नहीं करेंगे और उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उस रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद एएसआई जो है नोटिस भेज सकता है, मैनेजमेंट जो स्वघोषित इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की, उसको, कि आप खाली करिए ये जगह। और ये भी संभव है कि वहाँ जिन जगहों पर मंदिर के और हिंदू धर्म के प्रतीकों के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पर पूजा की इजाज़त भी मिल जाए आने वाले दिनों में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल मेरा मानना है कि इसको मुसलमानों ने बिगाड़ दिया अपने लिए, पथराव करके। चुपचाप अदालत के आदेश से सामान्य तौर पर एक सर्वे हो रहा था। न कोई खुदाई हो रही थी, न कोई दावा प्रतिदावा, कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ एक सर्वे हो रहा था। उस पर पथराव करके पहला काम तो उन्होंने ये किया कि विक्टिम कार्ड खेलने का उनको जो मौका मिल सकता था वो ख़त्म कर दिया। दूसरा, सनातन के लोगों को जगा दिया कि हमारा इतना बड़ा तीर्थ स्थान, हमारा इतना बड़ा तीर्थ स्थल, जिसको इतिहास की किताबों से, जिसको वर्तमान संदर्भों से बिल्कुल काट कर दबा दिया गया, ये बताने वाला एक पूरी पीढ़ी आ गई जिसको मालूम नहीं कि संभल में क्या हुआ 1978 के दंगे में। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है खोज कर ला रही है, और हमारे तीर्थ मिल रहे हैं, वहाँ पवित्र कुएं मिल रहे हैं, मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। ये सब कुछ जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी जांच की, किसी सर्वे की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब अदालत में हो मामला, तो आपको इस तरह के दस्तावेज, इस तरह के तथ्य और तर्क तो प्रस्तुत करने ही होते हैं। तो जहाँ तक तथ्यों की बात है, हिंदू पक्ष बहुत ही मजबूत है और मुस्लिम पक्ष के पास खड़े होने का भी कोई आधार नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये मेरी ओपिनियन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं एक तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। 24 नवंबर को सर्वे शुरू हुआ, पथराव हुआ वहाँ, और उसके बाद मामला कुछ दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, कहा कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा कि सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाएगी और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार कोई आगे कार्रवाई नहीं करेगी। सर्वे को रोका नहीं, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने से रोका नहीं, तो ये काम तो हो गया। अब दूसरा काम, दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, कहा कि मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट जाने के लिए 6 जनवरी तक का समय दिया। 24 नवंबर और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज है 3 जनवरी। इस बीच में अभी तक मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं गई। छोटी छोटी बात पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली ये संस्थाएं अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी ये मांग लेकर नहीं गए कि सर्वे रोक दिया जाए या सर्वे की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए, ना होने दिया जाए, जो भी मांग हो उनकी, जिसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, अभी तक नहीं गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कमज़ोर विकेट पे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे ज़ियाउर रहमान बर्क,
जो स्थानीय सांसद हैं, संभल के लोकसभा सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनके दादा भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, शफीकुर रहमान बर्क। और संभल के दंगों में और संभल की जो पहचान है, उसकी जो सनातन पहचान है, उसको दबाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। संभल के दंगों में जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को प्रभावित किया, संभल में 209 हिंदू मारे जा चुके हैं। ये आज़ादी के बाद का इतिहास है, उससे पहले का, ये मुगलों के शासन का या मुस्लिम शासन के समय का नहीं है। इससे आप समझिए कि कितना बड़ा अत्याचार हुआ संभल में। अपने ही घर से लोगों को पलायन करना पड़ा, अपना कारोबार, अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कहीं देश में कोई चूं चपड़ नहीं हुई। हिंदुओं ने कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की और हिंदुओं की सहानुभूति में कोई वर्ग सामने नहीं आया, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता सामने नहीं आया। आज जब ये सब प्रमाण मिल रहे हैं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो जियाउर रहमान बर्क गए इलाहाबाद हाई कोर्ट कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, उसको क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अब एफआईआर इतनी आसानी से रद्द होती नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो मामले, जिन धाराओं में आपके खिलाफ एफआईआर है, उनमें सज़ा 7 साल से कम की होती है और ये एफआईआर क्वैश नहीं होगी। पुलिस से कहा कि आप जांच करते रहिए, जांच नहीं रुकेगी। जांच में सांसद महोदय को सहयोग करना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ के लिए इनको बुला सकती है। अगर ये जांच में सहयोग नहीं करते और पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, नहीं आते, तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बल्कि कहा गिरफ्तारी होगी अगर नहीं आते हैं। दूसरी बात, मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, उसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये संपत्ति वक्फ की है और देश के तमाम और शहरों से जो है, राज्यों से ऐसे नेताओं के जो ऐसे अवसरों पर उनको लगता है राजनीति का मौका है, अवसर है, उनके बयान आने लगे। संभल के जिलाधिकारी और संभल के पुलिस अधीक्षक ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो लोग इस तरह के फर्जी दावे कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब मुझे बताइए कि किस राज्य में कब ऐसा दौर आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इतना क्लियर हेडेड हो कि जो गलत हो रहा है उसको नहीं होने देंगे, जो सही है उस पर काम करते रहेंगे। कोई यहां किसी के साथ अन्याय करने की, कानून के विरुद्ध काम करने की कोई मंशा, कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया है, न है ऐसा। कहा सिर्फ इतना जा रहा है कि जो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, तथ्यों के आधार पर सही है वो किया जाएगा। अगर तीर्थ स्थल मिल रहे हैं जिनको ढक दिया गया है, छिपा दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उनको सामने लाया जा रहा है। उनकी साफ सफाई या जहां जरूरत है उनके जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। तो संभल एक उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए। और संभल, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए संभल राजनीतिक कब्रगाह बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। वहाँ जो 24 नवंबर को हुआ सर्वे के आदेश के बाद अदालत के, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है और उनके सांसद का हाथ है, उनके खिलाफ एफआईआर है और हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया, क्वैश करने से मना कर दिया है। और दूसरे लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से संबंध निकल रहा है। और इससे पहले अतीत में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, उसके नेताओं ने वहाँ के क्या किया, ये सब भी सामने आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के पास विरोध का कोई आधार नहीं है। वो विरोध करना चाहे तो उसको हिंदुओं के विरोध में खुलकर सामने आना होगा कि वो सनातन संस्कृति के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के पूजा स्थलों और सनातन धर्म के प्रतीकों के खिलाफ है। तो जो राजनीति में है ऐसा कर पाएगा, मुझे तो लगता नहीं। तो संभल समाजवादी पार्टी जब से बनी है 1992 में, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन जितनी बड़ी चुनौती थी मुलायम सिंह यादव के लिए,
उससे मेरा मानना है कि कई गुना ज़्यादा बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए संभल, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। सनातन से जिनका जुड़ाव, जिनकी पहचान, इसके बारे में उनको कुछ साबित करने, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में, और वो केवल इस वजह से नहीं है कि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो तो है ही। पिछले 7.5 पौने 8 सालों में जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, बल्कि कहूँगा सुशासन चलाया है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है मेरा मानना है। याद कीजिए, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय, राम लला की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तो प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहे थे, विकास भी, विरासत भी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस मूल मंत्र को जमीन पर उतार रहे हैं। विकास भी हो रहा है और विरासत की पहचान भी की जा रही है, और किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा है वो हम ले लेंगे, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लिए वो जब से अस्तित्व में आई है, इससे बड़ी राजनीतिक चुनौती कोई नहीं होगी, और इस राजनीतिक चुनौती का जवाब देने के लिए कोई तथ्य, तर्क, कोई बात अखिलेश यादव के पास है नहीं। वो आजकल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, उससे वो अपना पक्ष और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि उनको संभल के मुद्दे की गंभीरता अभी तक समझ में ही नहीं आई है, कि संभल क्या करने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव लाने वाला है, और पूरे देश की राजनीति पर क्या प्रभाव डालने वाला है। इस बात की गंभीरता, इस बात की अहमियत को अभी तक समाजवादी पार्टी, उसके नेता और उसके प्रमुख नेता अखिलेश यादव समझ नहीं पाए। संभल के खिलाफ खड़े होना उनके लिए मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। संभल से जो हिंदू जागरण की अलख जगी है, वो पूरे देश में जाएगी, और इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा होगा कि ये किसी आंदोलन के कारण नहीं, किसी संघर्ष के कारण नहीं, ये अदालत के आदेश के कारण आई है। यानी संविधान और कानून के मुताबिक जो कुछ हो रहा है वहाँ, किसी भी स्तर पर, किसी छोटे से बड़े काम में कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस बात का उत्तर प्रदेश सरकार ने और संभल जिला प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है कि कोई ये उंगली न उठा सके कि आप ये काम कानून के विरुद्ध कर रहे हैं, या संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं, या संविधान की भावना के विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात कहने की कोई गुंजाइश नहीं है किसी के पास। और संभल को आप जोड़िएगा, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 2 चीज़ें होनी है। एक, केंद्र सरकार का शपथ पत्र, एफिडेविट आना है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मुझे लगता है इसी महीने आएगा। उसकी मियाद इसी महीने पूरी हो जाएगी, जो समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो अगले 3-4 महीनों में आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिलाइए आप, संभल में जो हो रहा है, संभल में जो दिख रहा है, संभल से जो हिंदू जागरण की लहर उठी है, उसको आप देखिए, वो और पुख्ता होगी ये इन 2 कामों के होने के बाद, यानी केंद्र सरकार के शपथ पत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना मौलिक अधिकार है नागरिक का, और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो वो ऐसे कानून को कैसे जायज़ ठहरा सकता है, ऐसे कानून को कैसे संविधान सम्मत ठहरा सकता है, जो लोगों के इस अधिकार को, मौलिक अधिकार को, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर ये पार्ट है, तो उससे कैसे रोकता? परस्पर विरोधी बात कैसे हो सकती है कि अदालत जाने का अधिकार तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और अदालत से रोकने वाला कानून भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती, इनमें से एक को तो आपको गलत कहना ही होगा। तो ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, क्या अपने विरुद्ध हुए अन्याय के खिलाफ अदालत में जाना, अदालत से न्याय मांगना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं? अगर है तो इस अधिकार से रोकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
तो फिर वो कैसे वैलिड हो सकता है, वो कैसे मान्य हो सकता है। तो ये जो संभल से, वो तो एक संवैधानिक कानूनी पक्ष है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ही। लेकिन संभल ने, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ और आगे आने वाले समय में कई बार और कहूँगा कि संभल के कारण जो परिवर्तन की हवा चली है, मेरा मानना है कि अयोध्या आंदोलन के समय जो परिवर्तन की हवा चली थी, ये उससे बड़ी हवा है। अयोध्या आंदोलन जो है वो 500 साढ़े 500 साल के संघर्षों का परिणाम था। संभल में ऐसा कोई संघर्ष नहीं हुआ, संभल में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है बड़े सहज रूप से हो रहा है, और फिर कह रहा हूं कानून सम्मत ढंग से हो रहा है। तो संभल इस देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा, और संभल का मुद्दा इतनी आसानी से किसी के लिए भी दबाना या उसको आगे बढ़ने से रोक पाना संभव नहीं है। तो कल्कि का अवतार कब होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन कलयुग चल रहा है, इसी युग में होना है। तो कल्कि अवतार से पहले ये कहा जाता है हमारे पुराणों में कि बड़ी उथल पुथल होगी, और वो उथल पुथल शुरू हो चुकी है। तो इस उथल पुथल को रोक पाना, और ये बात कहीं किसी अखबार की खबर के अनुसार नहीं है, किसी टीवी चैनल की खबर के अनुसार या किसी सर्वे के आधार पर नहीं है, ये हमारी पौराणिक मान्यता है जिस पर करोड़ों हिंदुओं का विश्वास है, जिसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वैसे तो संभल में जो कुछ मिल रहा है वो जीता जागता प्रमाण है, और इस बात का भी प्रमाण है कि इस देश में कैसे सनातन विरोधी अभियान चलाए गए, कैसे सनातन संस्कृति को कुचलने और दबाने का अभियान चलाया गया, और ये भी कि इस अपराध में सब शामिल हैं। किसी ने इसके विरोध में कोई आवाज नहीं। अब लोग खड़े हुए हैं। ये फिर कह रहा हूं कि ये आंदोलन ये किसी राजनीतिक दल का, किसी संगठन का, किसी नेता का नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। जनता के बीच से जिस तरह की जागृति जनता में आई है, उससे ये जन्मा हुआ आंदोलन है, और ये आंदोलन लंबे समय तक और बहुत दूर तक जाएगा। तो संभल पर नज़र बना कर रखिए। सनातन के इतिहास का एक बहुत निर्णायक मोड़ बनने वाला है, जिसको एक अंग्रेजी का शब्द है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, प्रस्थान बिंदु। सनातन संस्कृति का आज के संदर्भ में संभल एक प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से कहाँ तक जाएगा इसकी भविष्यवाणी आज कोई नहीं कर सकता, और इसको रोक पाना किसी के वश की बात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।